नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, आज हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कहानी को शेयर कर दीजिए और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जो कि बहुत ही खुशहाल है और बहुत ही अच्छा गांव है। कहानी है आज से 25 साल पुरानी। तो उस गांव में गुड्डू और रमेश, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। गुड्डू की फोर्स में जॉब लग गई है और जॉब के बाद वो घर आया है। 2 महीने की छुट्टी है और इसी छुट्टी में उसकी शादी भी होनी है। तो सभी लोग बहुत खुश हैं, गांव के लोग वैसे ही बहुत खुश हैं कि उनके गांव का नाम रोशन किया है गुड्डू ने। तो अब मतलब ये मान लीजिए कि गांव के लोग तो खुश हैं ही, उनके घर वाले भी अब रिश्ता देखने में लगे हुए हैं। कई लड़कियों का रिश्ता आया है और लोगों को एक लड़की पसंद भी आ गई है। गुड्डू भी पसंद कर चुका है लड़की को। तो बातचीत चल रही थी। रात में लगभग 10 बज चुका था। गुड्डू और रमेश दोनों छत पर लेटे हुए आसमान में तारे देखते हुए बातें कर रहे थे। तभी अचानक से गोलियों के चलने की आवाज़ आती है। गुड्डू उठकर बैठ जाता है। रमेश कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन गोलियों की आवाज़ को गुड्डू बखूबी समझता था। तो वो उठकर बैठता है, रमेश से कहता है कि कहीं गोलियां चल रही हैं। तो रमेश कहता है तुम्हें हर जगह गोलियां ही सुनाई देती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, हो सकता है कहीं किसी ने पटाखे छुटाए हों। तो गुड्डू कहता है ये पटाखों की आवाज़ नहीं है, गोलियों की आवाज़ है। अब ये एकदम सतर्क हो जाता है, इधर उधर देखने लगता है। उस वक्त गांव में लाइट भी बहुत जाया करती थी, लाइट होती नहीं थी। अक्सर रात में लाइट कट जाती थी। तो आज लाइट नहीं आ रही थी और फ़ोन भी नहीं थे। तो प्रॉब्लम्स तो थी ही, लेकिन लोग उनसे लड़ जाते थे। तो यही हाल था गुड्डू का। गुड्डू अपनी छत के चारों तरफ टहल टहल कर देख रहा था आखिर क्या हुआ है। तभी अचानक से कुछ शोर सुनाई देता है और जीप की आवाज़ आई थी। वो जीप इनके गांव के जो बड़ा सा ग्राउंड है वहाँ पर आकर रुकती है। उसके बाद उसमें से कम 15-20 लोग उतरते हैं। गुड्डू को दिखाई दे रहा था क्योंकि इसकी निगाहें वैसे ही बहुत तेज़ थीं। तो ये फटाक से, नीम का पेड़ बगल में ही था घर से लगा हुआ, ये उसके ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर चढ़कर देखने की कोशिश कर रहा था आखिर ये लोग कौन हैं। जैसे ही वो समझ पाता तब तक गोलियों की आवाज़ तड़ातड़ शुरू हो जाती है। ये नीचे उतरता है, रमेश को बताता है कि सब लोगों से कह दो कि घर के अंदर हो जाएं, दरवाज़ा बंद कर लें क्योंकि गांव में डाकू आ गए हैं। अब सब लोग तो जल्दी जल्दी दरवाज़ा बंद करते हैं। रमेश चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसियों को भी बताता है कि सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर ले क्योंकि गांव में डाकू आ गए हैं। अब ये गांव के लोग, एक तो अचानक से कुछ पता चलता है, कुछ लोग बाहर लेटे थे, कुछ अंदर लेटे थे, सब जल्दी जल्दी भागने लगते हैं, भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ में डाकुओं को मौका मिल जाता है। वो कई घरों में घुस जाते हैं और लूटपाट करते हैं और कई लोगों का मर्डर भी करते हैं। गुड्डू उन सब से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन लड़ नहीं पाता है क्योंकि उनके पास हथियार थे और गुड्डू के पास कोई हथियार नहीं थे। वो उनसे लड़ता है 1-2 लोगों से, लेकिन ये समझ चुका था कि इनसे लड़ना व्यर्थ है क्योंकि वो गोली भी मार सकते हैं और ये उन सबको धक्का दे करके भागने लगता है। रमेश से भी बोलता है कि चलो मेरे साथ चलो। गुड्डू दौड़ रहा था, तभी एक डाकू ने उसको गोली मार दी। वो गोली गुड्डू के पैर में लगी थी। गुड्डू तब भी हिम्मत नहीं हारता है, अपने पैर में गमछा बांधता है और भागना शुरू कर रहता है। रमेश उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था और पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गुड्डू कहता है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। और गांव से पुलिस स्टेशन 5 किलोमीटर दूर था। मतलब ये मान लीजिए कि इनका गांव बहुत ही ज़्यादा अंदर था और पुलिस स्टेशन काफ़ी दूर था। तो इन्हें जाने के लिए जंगल के रास्ता ये लोग लेते हैं ताकि जल्दी पहुंच जाएंगे। भागना नॉन स्टॉप शुरू था और गांव से ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी।
गुड्डू के दिमाग में बस यही बात था कि कितनी जल्दी हम थाने पहुंच जाएं और रिपोर्ट लिखा दें ताकि पुलिस जाए वहां पर। भागते भागते इसके पैरों का खून इतना ज़्यादा बह चुका था कि इसके शरीर में अब जान ही नहीं रह गई थी। एक जगह बेहोश होकर गिर जाता है तो रमेश उसे सहारा देने लगता है। तो गुड्डू कहता है, तुम मुझे सहारा मत दो, मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जल्दी से यहाँ से भागते हुए थाने पहुँचो और पुलिस को लेकर गांव पहुँचो। तो रमेश जाना तो नहीं चाहता था उसे छोड़कर, लेकिन मजबूरन उसे जाना पड़ता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है भागते हुए और पुलिस को लेकर गांव जाता है। अब गुड्डू उस जंगल में पड़ा हुआ था और उस जंगल में वैसे भी कोई जल्दी जाता नहीं था क्योंकि बहुत घना जंगल था। गुड्डू वहाँ पड़े हुए कराह रहा था और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, चल नहीं पा रहा था, बिल्कुल बेहोशी सी छा रही थी। तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके पास कोई आ रहा है। किसी औरत के पैलों की आवाज़ थी। वो अपना सर धीरे से उठाने की कोशिश कर रहा था, तभी देखता है उसके सर के पास किसी के पैर हैं और वो ऊपर सर करके देखता है तो एक औरत थी। वो औरत उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कुछ बोल नहीं पाता है, तो वो समझ जाती है कि शायद तकलीफ़ में है। तो वो दो आदमियों को बुलाती है और उनके सहारे अपने घर तक ले जाती है। पास में ही उसकी एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में ले जाती है और उसको एक चारपाई में लेटाती है। उसकी सेवा करती है, उसके जो घाव थे उसकी गोली निकालती है, पैर में पट्टी बांधती है और उसको दवाई लगाती है। गुड्डू को वो खाना खिलाती है। गुड्डू मना कर रहा था लेकिन वो खाना खिलाती है कि दवाई भी खानी है। तो गुड्डू थोड़ा सा खाना खाता है, उसके बाद वो दवाई खिलाती है और गुड्डू को आराम करने को बोलती है। तो गुड्डू कहता है, नहीं मुझे मेरे गांव जाना है क्योंकि वहाँ पर बहुत परेशानी है। तो वो कहती है, तुम जा नहीं सकते हो यहाँ से क्योंकि तुम्हारे पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अब तुम सुबह ही यहाँ से जा सकते हो। तो गुड्डू को वैसे भी चक्कर आ रहा था तो वो चारपाई में लेटे लेटे सो जाता है। सुबह लगभग वही 5 बजे के आसपास वो जब सो रहा था तभी उसे कानों में आवाज़ सुनाई पड़ती है कि रमेश उसे आवाज़ दे रहा था। तो ये धीरे धीरे उठकर बाहर निकलता है और रमेश को आवाज़ देता है। तो रमेश उसके पास आता है तो वो बताता है कि सब कुछ अब गांव में ठीक है और डकैतों को पुलिस लेकिन नहीं पकड़ पाई थी क्योंकि वो भाग गए थे, लेकिन हमारे गांव में कई लोग घायल हैं और मारे भी गए हैं। तो चलो अब तो खैर सब ठीक है, सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। तो ये कहता है चलते तो हैं लेकिन पहले इनका शुक्रिया अदा कर दें जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। तो रमेश कहता है किसने हेल्प की है। तो उसने कहा जिसका ये घर है। तो ये कहता है घर, पीछे देखता है तो एक टूटी सी झोपड़ी थी। तो ये जब घर की तरफ मुड़ता है गुड्डू तो देखता है कि वो टूटी हुई झोपड़ी है और उसमें कोई भी नहीं है। ये अंदर जाता है, पूरी झोपड़ी चेक करता है लेकिन वहाँ पर ऐसा लग रहा था सालों से कोई नहीं है, टूटी हुई झोपड़ी है। और जब ये रात में आया तो ये झोपड़ी एकदम ठीक ठाक थी, अच्छी थी। यहाँ पर चारपाई थी, खाने का सामान भी था और भी सामान था इसमें, लेकिन अभी सुबह यहाँ कुछ भी नहीं था। वो रमेश को बताता है लेकिन रमेश उसकी बात को मानता ही नहीं है। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसकी हालत देख के लग रहा है कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया है। लेकिन गुड्डू रमेश की बातों को नहीं समझ रहा था, वो बार बार उसके चक्कर काट रहा था। उसने कहा एक औरत थी जिसने मेरी मदद की है और मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो रमेश कहता ठीक है, अच्छा तुम्हें शुक्रिया अदा करना है तो तुम यहीं से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी कोई होगा तो वो भगवान देखते हैं। तो ये शुक्रिया बोलता है, उसके बाद यहाँ से चल देता है। जब ये चल रहा था तो इसे महसूस हुआ कि कोई इसके साथ चल रहा है। ये अपने घर पहुँचता है और घर में आराम कर रहा था, लेकिन इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके आसपास कोई है जो कि पता नहीं क्यों कुछ हेल्प करना चाहता है या कुछ भी। गुड्डू कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसकी माँ पास में बैठी हुई थी और इसका सर सहला रही थी और ये सोने लगा था। तो तभी उसे महसूस होता है कि बहुत अच्छा लग रहा था उसे। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, आप ना होती तो मेरा क्या होता। जैसे ही आँख खोलता है तो देखता है वहाँ पर माँ नहीं है, कोई और है। वो घूंघट में थी लेकिन
वो एक औरत थी। जैसे ही उसे पता चलता है ये उसकी माँ नहीं है तो वो एकदम चौंक कर उठकर बैठ जाता है, और जब उससे बात करने की कोशिश करता है कि तुम कौन हो, तो वो उठकर खड़ी हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में जब गुड्डू की माँ आती है तो ये माँ से बोलता है कि माँ, घर में कोई आया है क्या? तो माँ कहती, नहीं बेटा, घर में तो कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ और तुम्हारे पिताजी तो खेतों में गए हैं। तो कहता है, फिर घर में कौन है? अभी जब आप बाहर गए थे तो यहाँ पर कोई था। तो उसकी माँ मानती नहीं है और वो सोचता है कि हो सकता है मैं सो गया था, कोई मैंने सपना देखा होगा। तो जब ये दवाई ववाई खा लेता है, खाना खा लेता है, फिर से सोने लगता है। उसकी माँ बाहर चली जाती है पानी लेने के लिए। तब उसे महसूस होता है उसके घर में कोई है, और ये कोई औरत है जो शायद जंगल में मिली थी, वही औरत है। अब गुड्डू परेशान रहने लगा था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था ये कौन है। तो उसने माँ को अपनी पूरी बात बताई कि उस दिन क्या हुआ था मेरे साथ, और उसके बाद से मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में कोई है। तो माँ कहती है कि कुछ नहीं है बेटा, मतलब सब ठीक है। लेकिन माँ को भी समझ में आ गया था, तो वो गांव में के एक मंदिर में जो पुजारी जी थे उनके पास जाती हैं, उनको सारी बात बताती हैं। तो पुजारी जी घर आते हैं। जैसे ही गुड्डू के पास आते हैं तो वो दूर से ही देखकर चौंक जाते हैं और उनकी माँ को बताते हैं कि गुड्डू के पास एक औरत बैठी है जो कि एक चुड़ैल है, लेकिन शायद ये गुड्डू का बुरा नहीं करना चाहती है। तो वो उस औरत से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? तो उसने बताया कि मतलब गुड्डू के माध्यम से ही उसने बताया कि मैं इसको पसंद करती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। तो पंडित जी ने कहा, तुम इसके साथ नहीं रह सकती हो क्योंकि वो एक इंसान, जीता जागता इंसान है और तुम मर चुकी हो। बहुत समझाते हैं लेकिन वो सुनती नहीं है। तो पंडित जी मजबूरन उसकी मुक्ति के लिए पूजा करते हैं, उस औरत को मुक्ति दिलाते हैं। वो चली जाती है, लेकिन गुड्डू को आज एहसास हो गया था कि हाँ, उसके साथ सच में एक चुड़ैल थी, क्योंकि उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, ये सारे काम वो औरत कर रही थी और गुड्डू को ये एहसास हो गया था। तो अब गुड्डू ठीक था और गुड्डू को कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं थी पहले से, लेकिन बस वो एहसास था उसे। अब वो एहसास भी नहीं था। पंडित जी ने एक माला पहनाया और बोला कि तुम भगवान की पूजा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज सब कुछ ठीक है, लेकिन गुड्डू वो वाकया आज तक नहीं भूल पाया था कि आखिर वो कौन थी। उसका चेहरा तक गुड्डू ने नहीं देखा था। तो गुड्डू की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।